18 element. These group 18 elements are also known as noble gas. These are called noble gases. क्यों इनको नोबल कहते हैं? बिकॉज ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, या कहिए कि कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं। इनके जो कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं, देखिए इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जिसमें से रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी को आपने फिजिक्स में पढ़ा है और 11th क्लास में भी कुछ पढ़ा है, तो देखिए जैसे रेडियम है, रेडियम, सो यहाँ पे जो ये 88 है, यह 88 क्या है? इसके एटॉमिक नंबर हैं, और यह जो 226 है ये मास नंबर है इसका। तो रेडियम जो है हीलियम और रेडॉन आर्यन में ब्रेक करता है। तो आर्यन क्या है? 86 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 2 जो है इससे प्रोटॉन इसमें निकल गए हैं, 2 प्रोटॉन, और यहाँ पे जो है रेडियम 222। तो इस तरह से जो है इनके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np6 होते हैं, बिकॉज ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैविंग द कंप्लीट और ऑक्टेट या इसके p ऑर्बिटल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर इट नो नीड टू एक्सेप्ट और रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। इसकी दोनों टेंडेंसी नहीं होती, ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, ना ही एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि दोनों केस में इसके ऑक्टेट डिस्टर्ब होंगे, इसलिए जो है इसी कंडीशन में मेंटेन रहता है। एक क्वेश्चन आता है कि आप नोट कर लीजिएगा, व्हाई डज नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट? क्यों बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी? नोबल गैसेस की मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होती है? तो देखिए, देयर इज नो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन बिटवीन द एटम्स। इनके जो एटम्स होते हैं इनके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस नहीं होता है, या आप ऐसे समझिए कि ये जो है मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे हीलियम है तो He के फॉर्म में ही रहेगा, नियॉन Ne ही रहेगा, बॉन्ड कंबाइन नहीं करेंगे ये, इसलिए सेपरेटली रहते हैं और कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। अगर हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी देखें, आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? वेरी हाई होती है। ऑक्टेट कंप्लीट है, अब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा, तो इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो वेरी हाई होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है ये भी क्या होगी? लार्ज पॉजिटिव होगी, है ना। गेन इंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी? गेन इंथैल्पी वो लार्ज पॉजिटिव होगी, लार्ज पॉजिटिव होगी। यहाँ पर जो है लार्ज पॉजिटिव होगी। आपने हैलोजन में पढ़ा था कि लार्ज नेगेटिव हो रहा था, है ना, लार्ज नेगेटिव हो रहा था, यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव होगा। एटॉमिक रेडियाई पॉजिटिव का मतलब है कि ये जो है एंडोथर्मिक होगा, इसमें आपको हीट एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा, आपकी एनर्जी लगेगी। जबकि इनर्ट गैस हैलोजेंस में हमने नेगेटिव देखा है, उसमें एनर्जी निकलता है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। वहाँ पे आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्ट होती है तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन होने पर तब वो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। और अगर रेडियाई की बात करें तो नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी जैसे कि बाकी सबकी बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हैलोजन किसी स्पेशल केस में रिएक्शन ही नहीं करते। फिलहाल अभी थोड़ा सा हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तब फिर बढ़ते हैं। तो इसको फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कहें तो ऑल द नोबल गैसेस आर द मोनो एटॉमिक। ये सारे नोबल गैसेस जो होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, मतलब किसी तरह की कोई रिएक्टिविटी हमारी सेंस ऑर्गन के साथ नहीं करते हैं। और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। मैंने बताया इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होती है, क्यों होती भाई, क्यों होती मेल्टिंग पॉइंट? फेंको उसको, फेंको।
दिमाग नहीं काम करता है क्या? क्या तो नहीं किए हैं? हाँ, पॉज कर लीजिए। देखिए इनका, अब रियलिटी भी आप बता दीजिए, स्टार्ट करिए। तो देयर इज वन क्वेश्चन दैट व्हाई नोबल गैसेस आर इनएक्टिव और नॉट रिएक्टिव। क्वेश्चन है ना कि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं या इनएक्टिव क्यों होते हैं, रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं। तो अब यह कॉन्सेप्ट बदल दीजिए कि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये भी रिएक्टिव होते हैं, ये भी रिएक्शन करेंगे, लेकिन कब करेंगे? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? वेरी हाई होती है। तो वेरी हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी है, इसलिए रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अगर हम उनको उतनी एनर्जी दे दें जितनी इनको चाहिए, हाई है तो ठीक है, ये तो नहीं कह रहा है कि इनफाइनाइट है, हाई ही है। तो हाई का मतलब क्या है? हाई तो कुछ कभी न कभी तो पूरा होगा, कभी तो उसके बराबर हम पहुँचेंगे। तो जब उतनी एनर्जी हम उसको दे देंगे तो इसका मतलब वो रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। इनर्ट गैस के कुछ कंपाउंड, ज़्यादा नहीं, लेकिन जेनॉन के, रेडॉन के, कुछ जेनॉन और क्रिप्टॉन, इनके कंपाउंड्स नोन हैं जो बहुत इजीली रिएक्शन करते हैं। इजीली का मतलब ये कि कंडीशन चेंज करने पर हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट्स पे रिएक्शन करते हैं। और इनके कुछ कंपाउंड जो स्टेबल हैं या जो नोन है, हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर इसको नोट करिए। तो कुछ कंपाउंड्स हैं एग्जाम में आएंगे, आप ठीक वैसे ही पढ़िए जैसे पढ़ते हैं। वीडियो के चलने का कोई चिंता मत करें, मैं वीडियो डिलीट कर सकता हूँ। जेनॉन, फ्लोरीन, कंपाउंड्स। देखिए, जेनॉन को आप एक्सेस में ले लीजिए, एक्सेस का मतलब समझते हैं हाई अमाउंट में, और फ्लोरीन ले लीजिए और टेम्परेचर कर दिए 673, जेनॉन, फ्लोरीन, या फिर नहीं F2, और टेम्परेचर लिख लीजिए 673 केल्विन और प्रेशर कर लीजिए 1 बार। इस कंडीशन पर जेनॉन जो है फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा। एक्चुअली जो फ्लोरीन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खूब ऑक्सीडेशन करता है, तो इनका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यह एक्सेस में कौन है? जेनॉन है। जेनॉन को हमने एक्सेस में लिया तो ये कंपाउंड बनेगा XeF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड। नोट करिए, कंपाउंड का नाम है जेनॉन डाइफ्लोराइड। यही सेम कंडीशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, XeF2, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा दीजिए। प्रेशर को आपको करना पड़ेगा लगभग 850 के पार, 63 केल्विन कर लीजिए, या इसके रेंज में ही रहता है। और ये टेम्परेचर है, और प्रेशर को कर लीजिए लगभग 8 बार, 8 या 7 बार आपके बुक में होगा। तो ये जो है टेट्राफ्लोराइड बना देगा, XeF4। तो अब यहाँ पे 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे केवल यह एक्सेस में नहीं रहेगा, अब इस बार ये एक्सेस में हो जाएगा। तो 1:5 का ये रेशियो हो जाएगा, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ द जेनॉन एंड 5 वॉल्यूम ऑफ द Xe। अगर इस रेशियो में F2 इस रेशियो में रहेंगे तो टेट्राफ्लोराइड्स बनेंगे, ठीक है। और जेनॉन का ऑक्सी कंपाउंड भी नोन है। अगर XeF4 को रिएक्शन करा दीजिए O2F2 से, इसी जगह तुरंत कर लीजिए इसको, XeF4 का रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? O2F2 से। O2 का XeF6 प्लस O2। देखिए, आपने कुल जेनॉन के अभी तक 3 कंपाउंड्स को पाया, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड्स, पाया ना। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को अगर O2F2 से रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? तो हेक्साफ्लोराइड्स बन जाता है।
आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये रिएक्शन को यहाँ पे प्रोडक्ट मांगा जाएगा, ये सारी कंडीशन दी रहेगी, इधर दिया रहेगा। हो सकता है यहाँ 2 ना लिखा रहे, यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह 2 नहीं लिखा रहे, बस F2 लिखा रहे और ये कंडीशन लिखा रहे प्रोडक्ट मांगा जाएगा। तो आपको ये कंडीशन से याद रखने हैं कि किस कंडीशंस पे, ये नॉर्मल कंडीशन है, आप कोई विशेष कंडीशन नहीं, तो इन कंडीशंस पे प्रोडक्ट ये बनेंगे। अगर जैसे यह कंडीशन दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, लेकिन अगर कंडीशन ये हो गया तो प्रोडक्ट ये बनेंगे, इसका मतलब यहाँ पे तब 2 लगाना पड़ेगा। तो आपको अपने से इसको बैलेंस करने हैं, कंडीशन दिया रहेगा, यहाँ पर यह बता दिया जाएगा, तब पूछा जा सकता है प्रोडक्ट्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर जेनॉन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराएं तो क्या बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जो कि रिएक्शन को काफ़ी इंपॉर्टेंट कर देता है। देखिए ये डाइफ्लोराइड हमारा था, यहाँ पे चाहे तो आप इस रिएक्शन के बाद ही इसको तुरंत लिख दीजिएगा। तो XeF2 का रिएक्शन हम लोग वाटर से अगर करा दें तो यहाँ पे HF बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस रिएक्शन का, वो HF बनेगा, Xe बनेगा और O2 बनेगा। XeHF और O2, तो O2 है तो यहाँ पे 2 करना है तो हमको 4 करना पड़ेगा, तो इसको 2 करना पड़ेगा, ये 2 हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जेनान का होगा। अब हम लोग जेनान के थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आते हैं कि जेनान का जैसे कि XeF2 और XeF4 का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। देखो पहले हम XeF2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे बनाए, दिख रहा है आप लोगों को, विजिबिलिटी है, ठीक है। तो जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भाई साहब, आउटर मोस्ट में जेनॉन कंप्लीटेड है, भरे हुए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2F है तो 2F यहाँ पे आपने कर दिया। जब भी जेनॉन का कंपाउंड आप बनाएंगे इसके बचे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दिखाना जरूरी है, मस्ट है, अदरवाइज एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। तो जब भी आप एक जेनॉन के कंपाउंड बनाएंगे तो वहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तभी कितने लोन पेयर में बचे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे ना, 3 पेयर। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, ये बन गया ना। अब इसी तरह से जैसे आप XeF4 बनाना चाहते हैं तो बनाइए फटाफट। जैसे ये Xe बन गया तो F4 है तो 4F पहले लगा दो ऐसे, तो 8 में से 4 यूज हो गए इलेक्ट्रॉन्स, अभी 4 बचे हुए हैं, तो ऐसे बनाइए। चाहे तो आप ये सब बना दीजिए ऐसे 3D में, चाहे 3D में कर दीजिए लोन पे, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, XeF6 इस साल एग्जाम में आया था, कैसे बनाएंगे, देखिए Xe6 Fe लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, और एक ठो ये यहाँ पे लोन पे XeF6 बन गए। हीलियम जो होता है, हीलियम भी तो इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, अच्छा नोट कर लीजिए आप। देखिए हीलियम जो है, क्वेश्चन आता है कि व्हाई हीलियम यूज्ड इन डाइविंग समझ रहे हैं, apparatus। जो डाइवर होते हैं, जो सी में नीचे तक डाइव करके जाते हैं, उनको डाइवर कहते हैं। तो डाइविंग ऑपरेटर्स में क्यों यूज होता है, तो आपने एक चीज़ पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर से, बेंड की कंडीशन, या व्हाई नहीं याद आ रहा है, व्हाई सी डाइवर यूज द हीलियम गैस इन द गैस सिलेंडर। वो अपने नियर, जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो गैस है, जिस गैस को अभी हम लोग इनहेल कर रहे हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है ना, 0.0
3% CO2 है और अदर गैसेस भी हैं। इस कॉम्बिनेशन के गैस का हम लोग रेगुलर इनहेल कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई आदमी डाइवर्स जब सी के नीचे चला जाएगा तो वहाँ पे अगर इस कॉम्बिनेशन के गैस सिलेंडर को लेके जाता है तो वहाँ पे उसको एक प्रॉब्लम आएगी। आपने हेनरी का लॉ पढ़ा है कि P प्रोपोर्शनल X या P इक्वल टू द KH X पढ़ा है, याद आया है ना। तो solubility of gases in the liquid is directly proportional to the mole fraction। ठीक है, P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो जैसे जैसे डाइवर नीचे सी में जाएगा प्रेशर गैस का आसपास का बढ़ेगा ड्यू टू द लिक्विड के प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी मोल फ्रैक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा है, अमाउंट भी ज़्यादा है। तो जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो ब्लड में उसके नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाएगी, तब तक तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब वो सी से बाहर आएगा तो नॉर्मल प्रेशर में आ गया। जब नॉर्मल प्रेशर में आएगा तो प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो नाइट्रोजन्स हैं इनके बबल्स बन जाएंगे, ये नाइट्रोजन्स के ब्लड कैपिलरीज में बबल्स बन जाएंगे जो उसको पेन क्रिएट करेंगे। इस कंडीशन को बेंड बोलते हैं। अब जान गए बेंड क्या है, बेंड्स बोलते हैं। तो बेंड्स से बचने के लिए क्या करते हैं, वो नॉर्मल गैस सिलेंडर जो लेके जा रहे हैं उसमें हीलियम ऐड कर देते हैं और ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम करके वहाँ पे हीलियम ऐड कर देते हैं। पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हैं, नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम कर देते हैं, वहाँ पे हीलियम ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन के परसेंटेज को भी रेज कर देते हैं, तो उस बेंड से वो बच जाते हैं। तो इस साल बेंड्स आया था। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था इसी साल कि वाई डज एक्वेटिक एनिमल फील्स बेटर इन द कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल बेटर फील करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में सॉल्युबिलिटी अधिक होती है गैसेस की, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन द इन कोल्डर वाटर देन द वार्मर वाटर, देयरफॉर दे फील्स बेटर इन द लिक्विड कोल्ड वाटर। ठीक है, सो इस तरह से ग्रुप 18 में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एक आता है। ये हो गया आपके ग्रुप 18 के क्वेश्चन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसमें से आएगा, प्रोडक्ट मांगा जाएगा। सो पी ब्लॉक बेटा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा दिया है। ठीक है, कल हम डी ब्लॉक के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल डी ब्लॉक पढ़ाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री करेंगे। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू।